ख्वाहिशें मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना, बस अपना। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM और मैं हूं आपका अपना रेडियो साथी उदय शर्मा। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज है विश्व रंगमंच दिवस यानी वर्ल्ड थिएटर डे। आप सबको विश्व रंगमंच दिवस की हार्दिक बधाई। साथियों, इस खास मौके पर मैं आपके लिए लाया हूं विशेष कार्यक्रम रंगमंच की दुनिया। रंगमंच ये दुनिया सारी, हर इंसान अभिनेता है। रंगमंच ये दुनिया सारी, हर इंसान। दोस्तों, रंगमंच की दुनिया एक मनोरम क्षेत्र है जिसने सदियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया है। शेक्सपियर के नाटकों की भव्यता से लेकर आधुनिक समय के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों तक रंगमंच मानव संस्कृति का एक जीवंत और अभिन्न अंग बना हुआ है। रंगमंच के संबंध में एक बार अंग्रेजी कवि नाटककार विलियम शेक्सपियर ने कहा था, पूरी दुनिया एक रंगमंच है और इसमें सभी पुरुष और महिलाएं केवल एक खिलाड़ी हैं। उनके अपने निकास और प्रवेश हैं और एक व्यक्ति अपने समय में कई भूमिकाएं निभाता है। यानी दोस्तों, हम सभी इस सांसारिक मंच में हम हर कोई अपनी अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं, किसी न किसी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, थिएटर यानी रंगमंच मानव संस्कृति का एक अनूठा और दिलचस्प हिस्सा है जो निश्चित रूप से समय के साथ विकसित हुआ है। थिएटर शब्द की उत्पत्ति एक प्राचीन ग्रीक शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है देखने की जगह, और ये परिभाषा आज भी सार्थक बनी हुई है। कई शताब्दियों के बाद भी रंगमंच का उपयोग न केवल कहानियां कहने और चीजों को देखने के लिए, बल्कि बड़े पैमाने पर संस्कृति और समाज पर प्रभाव डालने के लिए किया जाता है। चाहे लेखन और निर्देशन हो या फिर निर्माण और अभिनय, सुंदर वेशभूषा बनाना हो या प्रकाश व्यवस्था या फिर दृश्य डिजाइन करना, थिएटर कला का एक माध्यम है जिसमें विभिन्न तरीकों से शामिल प्रतिभाशाली कलाकारों की एक विस्तृत श्रृंखला की आवश्यकता होती है। और विश्व रंगमंच दिवस उन लोगों की सराहना दिखाने के लिए है जो शो को आगे बढ़ाने के लिए अपना बहुमूल्य समय और प्रतिभा देते हैं। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि विश्व रंगमंच दिवस की शुरुआत सन 1961 में अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान ITI द्वारा रंगमंच निर्माण के सभी पहलुओं में निहित सुंदरता, रचनात्मकता, कड़ी मेहनत और कलात्मकता को सम्मान देने और जश्न मनाने के दिन के रूप में की गई थी। और इसका उद्देश्य लोगों को उस महान शक्ति के बारे में याद दिलाना था जो रंगमंच ला सकता है। दोस्तों, रंगमंच ललित कलाओं की विभिन्न शैलियों का मिश्रण है जिसमें सजीव अभिनय अभिनेता या अभिनेत्रियां अपने वास्तविक जीवन के अनुभवों को एक विशिष्ट स्थान या मंच पर सजीव दर्शकों तक पहुंचाते हैं। विश्व रंगमंच दिवस पर नाट्य कलाओं का महत्व, मनोरंजन उद्योग में उनकी भूमिका और रंगमंच द्वारा किए गए बदलावों का जश्न मनाया जाता है। इस दिन नाट्य कला के महत्व के बारे में एक संदेश भी साझा किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस दिवस के महत्व और इसके इतिहास के बारे में विशेष जानकारी लेते हैं। इस बातचीत से दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर प्रज्ञा से हमने बातचीत की। प्रोफेसर प्रज्ञा बच्चों को हिंदी साहित्य पढ़ाती हैं और खास तौर पे नुक्कड़ नाटक और रंगमंच पर इनका सराहनीय कार्य है। इनके कई लेख प्रकाशित हो चुके हैं और नुक्कड़ नाटक रंगमंच को लेकर के कई किताबें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। तो चलिए सुनते हैं इनसे की गई बातचीत। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM और मैं हूं आपका अपना रेडियो साथी उदय शर्मा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज हम सभी मना रहे हैं विश्व
रंगमंच दिवस। और जब रंगमंच की बात आती है दोस्तों, तो हम सब के दिलो दिमाग में ऐसी भावनाएं और ऐसी चेष्टाएं आती है जिसमें कहीं ना कहीं उमंग और उत्साह देखने को मिलता है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि हमारी मानवीय प्रवृत्ति होती है कि हम कहीं न कहीं खुशी के पल ढूंढने की कोशिश करते हैं, और इसमें रंगमंच अहम भूमिका निभाने की कोशिश करता है और इसका मुख्य ध्येय भी यही है। बहरहाल ये बहुत ज़रूरी है कि हमें इसका इतिहास मालूम हो और भारतीय परिदृश्य में किस तरह से रंगमंच ने अपना स्थान जमाया और इसका क्या इतिहास रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं प्रोफेसर प्रज्ञा से। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं और इन्होंने नुक्कड़ नाटक और रंगमंच पर इन्होंने कई किताबें लिखी है और साथ ही हिंदी साहित्य पढ़ाती हैं। रचनात्मक लेखन से इनका काफ़ी जुड़ाव है और कई लेख प्रकाशित हो चुके हैं, और साथ ही रोजाना बच्चों से नुक्कड़ नाटक और खासतौर पर रंगमंच को लेकर के अपने बच्चों से रूबरू होती हैं और उनको बुनियादी समझ जो कहते हैं थिएटर की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग वो देने की हमेशा कोशिश करती हैं। तो इनसे हम जानेंगे कि किस तरह से रंगमंच की बुनियाद या शुरुआत हिंदुस्तान में होती है और किस तरह से रंगमंच मानवीय जीवन में अहम भूमिका निभा सकता है, इसका क्या रोल है, ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे प्रोफेसर प्रज्ञा से। प्रोफेसर प्रज्ञा, आपका अपना रेडियो 96.9 FM पर स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया उदय। और मैम, सबसे पहले आपको विश्व रंगमंच दिवस की बहुत बहुत बधाई। आपको भी बधाई और सभी सुनने वालों को भी बहुत बहुत बधाई। तो मैम, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि भारत में रंगमंच की शुरुआत कैसे होती है और किस तरह से भारतीय जनजीवन में रंगमंच आया। देखिए, सबसे जो पहली जो चीज है कि पूरे विश्व में एक ऐसी अनोखी घटना है कि लगभग भारत में और ग्रीक में, दोनों में लगभग एक साथ नाटक की शुरुआत होती है। और हमारे यहाँ अगर हम बात करते हैं तो भरत मुनि का नाट्यशास्त्र जो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व की जिसकी बात है, और वहाँ से नाटक के लिए एक नया नामकरण सामने आया, पंचम वेद जी। पंचम वेद, आप देखते हैं कि वेद जिसके जो अधिकारी थे वो अभिजन वर्ग था या पढ़ा लिखा वर्ग था, और जब पंचम वेद आता है तो उसका एक दायरा, एक ऐसा वेद जिसका दायरा और जिसकी जो व्याप्ति है वो पढ़े लिखे अभिजन तक सीमित न रहकर बल्कि जन जन तक वो पहुंचने लगा। एक ऐसा जो दृश्य माध्यम है नाटक, वो सबके सामने आने लगा, सभी उसे देख सकते थे, सभी उसे शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। तो पंचम वेद की अवधारणा मुझे लगता है कि वहां से शुरू हुई। और जब हम आधुनिक काल में आते हैं, नाटक का मैं अगर दूसरा नाट्यशास्त्र कहूँ तो वो भारतेंदु ने लिखा। हिंदी रंगमंच की अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरा काम मुख्य रूप से हिंदी रंगमंच पर ही है। हिंदी रंगमंच की बात करें तो भारतेंदु ने साम्राज्यवाद के विरोध के दौरान, आप देखते हैं, उनके अनेक नाटक सामने आए। और जिस पंचम वेद को मैं नहीं जानती कि उसकी परिकल्पना पूरे तौर पर नाट्यशास्त्र और उस समय में किस तरह की थी, लेकिन जब मैं भारतेंदु के नाटकों को मैं देख पाती हूँ, तब मैं देखती हूँ कि अंधेर नगरी जो सुबह लिखा गया और शाम को घाट पर खेल दिया गया जी। इसमें जिस तरह से जुड़ाव होता है, या फिर आप कहते हैं उनका एक और प्रहसन है सबे जाति गोपाल की, या फिर जो उनका नाटक है भारत दुर्दशा, ऐसे अनेक उनके नाटक हैं जो वहां से जन जन तक पहुंच रहे थे। तो थिएटर अपना एक प्रोसीनियम से अलग स्पेस भी ग्रहण करता जा रहा था, और इसकी जो बाकायदा पूरी शुरुआत, क्योंकि काम नुक्कड़ नाटक पर है और आप उसी के संदर्भ में भी पूछ रहे हैं जी मैम, इसकी पूरी शुरुआत मैं कहूंगी इप्टा के आंदोलन से शुरू होती जी। भारतीय जन नाट्य संघ जो इप्टा बना, और इसकी जो छात्र इकाइयों ने पूरे देश में जो जगह जगह जाकर जिस तरह से नाटक किए, चाहे वो साम्राज्यवाद के विरोध में है, चाहे वो विश्व स्तर पर फैले हुए जुल्म अत्याचार के विरोध में है, उनके नाटक जगह जगह गए। और मुख्य रूप से बंगाल के अकाल को लेकर भी उनके नाटक थे। तो उन्होंने इस तरह की छात्र इकाइयां बनाई, और उसमें जो उन्होंने प्रयोग किए, जो रूसी निर्देशक रहे मेयरहोल्ड के प्रयोगों का इस्तेमाल किया उन्होंने, ब्रेख्त के प्रयोगों का इस्तेमाल किया उन्होंने। जो सबसे बड़ा जो इस्तेमाल है, जो किस तरह से नुक्कड़ नाटक को अलगाता है प्रोसीनियम के नाटक से, वो यही था कि कैसे ब्रेख्त कहते हैं एक अलगाव का सिद्धांत हो दर्शकों में। जी मैम। भारतीय नाटकों की जो रसवादी परंपरा रही, उसमें तो ये था कि नाटक देखने आए दर्शक को रसमग्न करना, जो फोर्थ वॉल का कंसेप्ट था वो बनाए रखना है। लेकिन नुक्कड़ नाटक ने इस फोर्थ वॉल को ढहा दिया, और उसने सीधा संवाद जो है दर्शक का अपने अभिनेता से रहा, और अभिनेता ने भी
उसे रसमग्न नहीं किया, बल्कि उसे चेताया, जागो भाई, ये सच है, देखो इसे, तुम्हारा ध्यान कहाँ है। इसलिए उसका काम, नुक्कड़ नाटक का काम उसको जगाना था। उन्होंने कहा, नाटककार नाटक लिखकर एक लड़ाई लड़ता है और उस लड़ाई में अपने दर्शक और अपने पाठक को भी खींच लाना चाहता है। तो नाटक की शुरुआत से लेकर और जब हम नुक्कड़ नाटक तक आते हैं और इप्टा के आंदोलन तक आते हैं, जो 1940-42 के आसपास, और फिर नुक्कड़ नाटक 8वें दशक के आसपास, ये लोग उस अलगाव सिद्धांत के माध्यम से अपने दर्शक को एक एक्टिव दर्शक बनाने की भूमिका भी निभाते। जी मैम। तो मैम आपने तो इतनी सारी जानकारी दी कि किस तरह से जो रंगमंच जो है एक सामाजिक कह लीजिए या किसी तरह के जुल्म अत्याचार के प्रति भी लोगों में जागरूकता फैलाने की कोशिश करता है और उसका प्रयास रहता है। तो वर्तमान संदर्भ में अगर मैं आपसे पूछूं कि आप नुक्कड़ नाटक या फिर रंगमंच को एक बेहतर दुनिया बनाने या बेहतर दुनिया की जो खोज तलाश है, उसमें आप इसकी क्या भूमिका देख रही हैं? देखिए, नुक्कड़ नाटक की शुरू से ही और नाटक की शुरू से ही भूमिका यही रही है कि नाटक एक जो व्यापक झूठ चलता है, उसके विरोध में एक अपने सच की लड़ाई लड़ता है। जी। और आप इसको अनगिनत नाटकों में देख सकते हैं। साम्राज्यवाद के दौरान मैं एक बहुत सशक्त नाटक मानूंगी जयशंकर प्रसाद का ध्रुव स्वामिनी। जी मैम। ध्रुव स्वामिनी नाटक आप देखते हैं, एक रानी, एक नायिका, एक औरत अपने निर्णयों को अपने जीवन में जीने का हक चाह रही। जी मैम। वो अपने जीवन साथी और अपने जीवन का तरीका वो कैसे जिएगी, वो हक चाह रही है, और वो बहुत सारे सवालों से टकराती है, चाहे वो पितृसत्ता के सवाल हों, चाहे वो राज सत्ता के सवाल हों, चाहे वो धर्म सत्ता के सवाल हों। और आप अंत में देखते हैं धर्म सत्ता उसका साथ देती है और धर्म में परिवर्तन किया जाता है, जी। उसको अधिकार दिया जाता है। मंच नाटकों में अगर हम और भी देखें तो हानुश भीष्म साहनी का बहुत मुख्य नाटक हमें दिखाई देता है। एक कलाकार की अपनी जिंदगी के सच और उसके भी व्यवस्था विरोध से पूरे तौर पर वो दिखाई देता है। यही नहीं, उनका माधवी भी, जिस श्रेणी में मैं ध्रुव स्वामिनी को रख रही हूँ, उसी कतार में माधवी को भी हमें रखना पड़ेगा। वो माधवी भी ऐसे ही चीजों से टकराती है। तो ये टकराहट लगातार जो चल रही है, ये नाटक को ही दिशा नहीं देती, समाज को और एक परिवर्तनकारी तंत्र बनाने के लिए भी ये नाटक बहुत कामयाब रहे। यानी हम कह सकते हैं कि जो रंगमंच है या नुक्कड़ नाटक है, वो लोगों के मनोरंजन के साथ साथ उसको जो कह लीजिए सामाजिक सरोकार और उसकी जो तरक्की किस तरह से हो सकती है, कैसे वो एक आज़ाद ख्याली में जी सकते हैं, उसके लिए प्रयासरत रहता है। बिल्कुल, उसके लिए भी रहता है, लेकिन बिल्कुल जगह अगर हम आजादी के बाद का प्रोसीनियम देखते हैं, उसके तौर पर अगर आप कहें कि नुक्कड़ नाटक आता है, तो नुक्कड़ नाटक ने आते ही जो नाटक की एक परंपरागत दुनिया बन गई थी, उसको दो झटके दिए उसने। एक झटका तो उसने ये दिया कि जो एक खास तरह का दर्शक सभागार है, उसमें दर्शक अभ्यस्त है टिकट लेकर जाने का, वहां नाटक देखने का बिल्कुल बंद कमरे में, और वहां से आकर बातचीत करने का। और ये चुनिंदा दर्शक हैं जो नाटक के उस दौर के नाटक के अभ्यस्त हैं। जी। लेकिन नुक्कड़ नाटक ने जो परिवर्तन किया उदय, वो ये परिवर्तन किया कि वो वहां पर दुनिया ही बदल गई। दर्शक नाटक देखने नहीं गया, बल्कि नाटक खुद दर्शक के पास आ गया। जी। तो ये एक बड़ा झटका लगा। और फिर वो सीमित जो अपने संसाधनों का नाटक था वो भी था, क्योंकि हिंदी में एक समस्या आज भी है, नाटककार नाटक लिख दें अपना पूरी कलात्मकता के साथ, अपना पूरे चीजों के साथ, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आती है उनके प्रस्तुतिकरण में। जी। कि उन इतना महंगा, ये सारे संसाधन इतने महंगे हैं और सभी नाटककार इसका खर्चा नहीं उठा सकते, सभी निर्देशक नहीं उठा सकते। इसलिए नुक्कड़ नाटक ने उस तौर पर एक नया अनुशासन किया। और दूसरा झटका उसके जो नाटकों के विषय को लेकर आया। मैं जी। ये कहूंगी कि रोज बरोज की आम आदमी की समस्याओं की बात तो थी ही, देश दुनिया की राजनीतिक हलचलों पर भी उसने बात की, जातिवाद पर बात की, अशिक्षा पर बात की, बेरोजगारी पर बात की, धर्मांधता पर बात की, सांप्रदायिकता पर बात की, सामंती और पूंजीवादी शिकंजे पर बात की। यही नहीं, महिला उत्पीड़न, हिंसा, मजदूर कर्मचारियों की जो जायज मांगे थी, उनके वेतन भत्ते थे, उनको लेकर भी एजिट ट्रॉप के रूप में नुक्कड़ नाटक जो विश्व में भी था
और वो भारत में भी इस तौर पर सामने आया। और बहुत मजेदार चीज ये है उदय कि जी। जब इसके दर्शकों ने देखा कि इसके भीतर जो नाटक के भीतर जो किरदार हैं वो भी उसके जैसी ही समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो उसे साहस मिला और उनके साथ उनके ठहाके लगाने के साथ उसने भी ठहाका लगाया, उनके साथ नारे लगाने के साथ उस दर्शक ने भी नारा लगाया। जी। तो ये एक मुझे एक लगता है कि लगातार और इस तौर पर आप कई नाटक देख सकते हैं। बिल्कुल शुरुआत में जननाट्य मंच के जो 2 नाटक हैं मशीन और औरत, या फिर निशांत नाट्य मंच जो एक संस्था बिल्कुल शुरुआती दौर में थी, उसका नाटक गिरगिट जो रमेश उपाध्याय ने लिखा, और उसके अलावा और जो असगर वजाहत का सबसे सस्ता गोश्त है, शिवराम का कुकड़ू या जनता पागल हो गई है, या फिर हम स्वयं प्रकाश का नाटक देखें नई बिरादरी या सबका दुश्मन, सभी में आप देखें इस तरह की समस्याओं को लेकर वो जनता के बीच जनता के मुद्दों को लेकर एक जनमत संग्रह कराते हुए विकल्प की राजनीति का एक सांस्कृतिक हथियार नुक्कड़ नाटक को लेकर आगे बढ़ते हैं। जी मैम। तो मैम हम अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप तो चूँकि बच्चों को पढ़ाती हैं और कहीं न कहीं उन्हें जी। तराशने के भी प्रयास करती हैं, तो आप वर्तमान समय में बच्चों के बीच में किस तरह से नुक्कड़ नाटक या रंगमंच के प्रति आप एक रुझान देखती हैं? और किस तरह से अगर कोई बच्चा अगर इसमें आना चाहता है, अपना भविष्य देखना चाहता है, तो कैसे प्रवेश कर सकती हैं और क्या-क्या खूबियाँ उनमें होनी चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल किया और मैं लगातार जुड़ी रही। जी। कुछ बच्चे जो हमारे यहाँ एक बड़ी संस्था है प्लेयर्स, उसमें जाते हैं जो ईसीए के एडमिशन के थ्रू, लेकिन उनके अलावा भी ऐसे बहुत सारे बच्चों की ख्वाहिश रहती है, क्योंकि नाटक देखिए, नाटक पढ़ना नहीं है, नाटक पढ़ने का माध्यम नहीं है, जी। नाटक जीने का माध्यम, जी। करने का माध्यम है। तो मेरे पास कई साल पहले कुछ बच्चे आए और उन्होंने कहा हम नाटक करना चाहते हैं। तो हमने अपने कॉलेज में आह्वान नाम की एक संस्था बनाई और जी। उसके तहत बहुत सारे बच्चे उस नाटक से जुड़े, और आज कुछ लोग अच्छे जो है जगह पर जो नाटक कर रहे हैं। एक तो वो उस तौर की संस्थाओं से जुड़ना बेहद जरूरी है जो आपको सिखा सकें, और साथ साथ सिर्फ नाटक के कलात्मक रूप को ही नहीं, क्योंकि नुक्कड़ नाटक एक पॉलिटिकल थिएटर है, तो उसको भी आपको समझा सके। जी। और मैं आपसे कहूंगी उदय, नुक्कड़ नाटक करने के लिए बच्चों को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं अगर वो विश्वविद्यालय में है। आज इतना अच्छा माहौल है नुक्कड़ नाटक के लिए जो बिल्कुल शुरुआती दशक में नहीं था। सभी स्कूल और कॉलेजेस में नुक्कड़ नाटक संस्थाएं हैं। तो मैं कहूंगी कि पायनियर स्टेप तो यही है उन संस्थाओं से जुड़ना जी। और उसमें नाटक को करके सीखना, उसमें आगे आना। अगर आप बात सिर्फ दिल्ली की करें और दिल्ली के आसपास, तो हरियाणा में, दिल्ली में ऐसी कई नाट्य संस्थाएं हैं। हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति है, जहां जो है आप जुड़ सकते हैं। कई हमारे भूतपूर्व छात्र उससे जुड़े थे, आज उन्होंने रंगकर्म में अपना नाम भी बनाया है। और इसी तौर पर अगर कुछ लोग उसमें से हमारे यहाँ ही कुछ लोग जो प्लेयर्स में थे, आज फिल्मों में भी हैं। राजशेखर जिनके गीत आप सुनते हैं, हाँ, तनु वेड्स मनु का है, या फिर अभी एनिमल में भी उनका गीत आया है, या करीब करीब सिंगल के गीत उन्होंने लिखे। उनकी शुरुआत भी नाटक से ही हुई। जी। और अभी मैं देखती हूँ कि अभिषेक बनर्जी का नाम आजकल खूब चल रहा है। आप देखते हैं जी। जो लगातार धारावाहिकों में आ रहे हैं, या फिर एक और किरदार नाम दिव्येंदु, 2 लोग जो हैं ये लगातार आ रहे हैं सीरियल्स में, वेब सीरीज में। एक जो आप देखते हैं उसका नाम है हथौड़ा त्यागी, के नाम से वो बड़ा मशहूर हुआ, और एक जो कालीन भैया के नाम से बड़ा मशहूर हुआ सीरियल। और ये जो है आप बच्चे, इन लोगों को हमने नुक्कड़ नाटक करते हुए बड़ा होते हुए देखा है। जी जीशान मैम। अली, ये सब जो बड़े नाम हैं, और इनके भी अलावा जो अलग अलग संस्थाओं में है। तो पहली तो सीढ़ी यही है कि इन संस्थाओं में शामिल होना और नाटक करना बेहद जरूरी है। और क्योंकि यहाँ बच्चे सिर्फ नाटक नहीं करते, वो स्क्रिप्ट भी लिखते हैं, क्योंकि एक सामूहिक काम करते हैं। नुक्कड़ नाटक अभी जितने भी लिखे जा रहे हैं इस समय, जो स्कूल कॉलेजेस की संस्थाएं कर रही हैं वो। इसके अलावा आप देखते हैं जैसे निशांत है या अस्मिता थिएटर है, हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति है, इसमें भी मैं देखती हूँ बहुत सारे बच्चे, एक बड़ी टीम है अरविंद गौड़ के पास भी, वो एक बड़ी टीम के साथ लेकर आते हैं और अपने कई नाटक उन्होंने किए हैं। दस्तक नाटक भी उनका बहुत चर्चित नाटक है, और इसी नाम से उनका वाणी से एक संग्रह भी आया है अस्मिता थिएटर ग्रुप का। तो यहाँ भी वो शामिल हो सकते हैं नाटकों के जरिए और आगे अपनी राह बना सकते हैं, जो कि हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि बच्चों ने बनाई भी है। जी मैम। ऐसा नहीं है कि नहीं बनाई है, उनको हमने सर्वेश्वर जी का हवालात करते हुए इन सबको, अभिषेक बनर्जी और दिव्येंदु को
मैंने देखा है खुद उनको करते हुए। और मैम जनरली कहा भी जाता है कि जो एक्टर कह लीजिए, कलाकार कह लीजिए, जो थिएटर से या नुक्कड़ नाटक से निकल के आते हैं वो बेहतर एक अच्छे कलाकार माने जाते हैं। बिल्कुल, आपने सही बात कही। मुझे याद आई इसी बात पर, इरफान बड़े कलाकार थे। नसीर साहब। हाँ, नसीर साहब और भी बहुत लोग हैं, सुरेखा सीकरी है, जी बहुत बहुत लोग हैं, हिमानी शिवपुरी है, बहुत ज्यादा लंबी लिस्ट है, लंबी। जी मैम, यहाँ तक अगर कहें तो मनोज बाजपेयी और शाहरुख खान तक हाँ, भी थिएटर से आए मनोज हैं। वाजपेयी तो गिरगिट से ही, वो निशांत नाट्य मंच से ही निकले हैं। जी जी उन्होंने पहला जो उनका नाटक था वो गिरगिट ही था, रमेश उपाध्याय का किया हुआ, और उसके बाद वो ब्रह्म का स्वांग वो भी रमेश जी का ही किया हुआ था। वो लोग आगे बढ़े, निशांत के बैनर तले ही वो आगे बढ़े थे। और मैं जो बात आपको बता रही थी कि किस तरह से इरफान को मैंने पहली बार दिल्ली में श्रीराम सेंटर में, जब उनका नाटक था लाल घास पर नीले घोड़े, और वो लेनिन बने हुए थे, जी। मैंने पहले उन्हें स्क्रीन पर नहीं देखा है, स्क्रीन पर मैंने उन्हें बाद में देखा है, जब उनकी फिल्म आई पंकज कपूर के साथ, एक डॉक्टर की मौत। उसमें वो बिल्कुल शुरुआती फिल्म है, वो लोग जानते भी नहीं होंगे ज्यादा, लेकिन वो फिल्म बड़े अच्छे मुद्दे उठाने वाली थी। और वहां मैंने देखा तो थिएटर की ट्रेनिंग बिल्कुल अलग तरह की ट्रेनिंग है, और उसमें अंतर पता लग जाता है। आप सरफरोश फिल्म का अंतिम सीन देख लीजिए, नसरुद्दीन शाह के अगेंस्ट आमिर खान, बहुत ही फीके और बेजान लगेंगे आप। तो मैम जाते जाते हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो विश्व रंगमंच दिवस हम सभी मना रहे हैं, उसके महत्व और उसकी जो प्रासंगिकता है उस पर आप ज़रा रोशनी डालें तो हमारे श्रोताओं को बेहतर तरीके से समझ में आए कि किस तरह से रंगमंच हमारे ज़िंदगी में, या कह लीजिए कि सामाजिक सरोकार के लिए काम करती है। देखिए, रंगमंच को सरोकार से अगर हम एक मिनट के लिए अभी अलग भी रखें, जी रंगमंच तो और नाटक तो हमारी जिंदगी के रोज बरोज का हिस्सा है। आप जिस समय जॉनी जॉनी यस पापा जी मैम, जी। जो पोयम है, वो बच्चा चीनी खा रहा है, टॉफी खा रहा है, और वो झूठ बोल रहा है, ये भी नाटक ही है। जी जी वो नाटक कर रहा है। जब आप किसी बात को छुपाने के लिए रोज घर में कोई नई कहानी गढ़ते हैं, तो आप अभिनय और कहानी दोनों पर काम कर रहे हो। जी मैम। तो ये तो है ही। और नाटक, मैं ये कहूंगी कि जीवन के द्वंद्वात्मक विधान को दिखाने में नाटक जैसी बेहतरीन विधा कोई नहीं है। जी मैम। और विश्व में चाहे वो प्रोसीनियम थिएटर रहा हो, चाहे वो नुक्कड़ नाटक रहा हो, चाहे वो लोक नाट्य, सभी जो है सारी कलाएं जनता तक पहुंचकर जनता से संवाद करने की कला है, और रंगमंच को, नाटक को जीवित रखने वाली ये कलाएं हैं। और मुझे लगता है कि इनका हमेशा इस तरह से स्वागत होना चाहिए, और हम इस धरोहर को आगे लेकर चलते रहें, और हम यूं ही विश्व रंगमंच दिवस मनाते रहें। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस है, और 12 अप्रैल को नुक्कड़ नाटक दिवस। तो हम इसको यूं ही मनाते रहें और इस परंपरा को हम कायम रखें। ये हमारी, जैसे मैंने कहा, न सिर्फ साहित्य की ये धरोहर है, एक बेहतर दृश्य माध्यम है जिससे व्यापक जन तक बात पहुंचाई जा सकती है। जी मैम। कहानी की किताब कुछ पाठकों तक जा सकती है, लेकिन नाटक जन जन तक जा सकता है। और नुक्कड़ नाटक ने तो अपने मोबाइल थिएटर के साथ इसे कस्बों, गांवों तक पहुंचाया है, कई इलाकों तक पहुंचाया है। तो मुझे लगता है कि ये एक माध्यम है सशक्त, और हमें इस दिन को इस सशक्ति के साथ हमेशा मनाते रहना। जी मैम, तो हमें उम्मीद है कि आपसे जो बातचीत हुई, और ख़ास तौर पे रंगमंच और थिएटर को लेकर के, नुक्कड़ नाटक को लेकर के, हम उम्मीद करते हैं कि हर कोई अपनी ज़िंदगी में नुक्कड़ नाटक कह लीजिए, रंगमंच, या जो रंग के भाव होते हैं, खुशी के पल जीने का हर किसी की इच्छा होती है, वो इसके ज़रिए जिएं और ज़िंदगी को बेहतरी की तरफ ले चलें। तो मैम, इसी के साथ आपने अपना महत्वपूर्ण समय हमारे लिए निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपसे। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि प्रोफेसर प्रज्ञा ने कहा कि विश्व रंगमंच दिवस एक ऐसा दिन है जिस दिन हम सभी ये महसूस करते हैं कि जो रंगमंच है, जो आनंद लेने का एक ज़रिया है, और समाज और रूढ़ियाँ हैं उन्हें किस तरह से तोड़ करके आगे बढ़ सकते हैं, और एक आज़ाद ख्याली वाले समाज की तरफ आगे बढ़ने को हम सभी प्रवृत्त हो सकते हैं। इसको लेकर के रंगमंच का एक सराहनीय योगदान रहा है।
विश्व थिएटर दिवस पर हम दुनिया भर में सभी कला रूपों का समर्थन करते हैं। थिएटर के माध्यम से कला, साहित्य और सांस्कृतिक विविधता का समर्थन भी करते हैं। साथ ही हम एक सांस्कृतिक वातावरण में एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, एक दूसरे की बातों को सुनते हैं, समझते हैं और सभी कला रूपों को समर्थन देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है, विश्व रंगमंच दिवस लोगों को थिएटर का आनंद लेने के लिए प्रोत्साहित करता है और साथ ही थिएटर के प्रति अपने प्यार को दूसरों के साथ साझा करने के बारे में भी हम सभी को प्रेरित करता है। निस्संदेह विश्व रंगमंच दिवस का उद्देश्य दुनिया भर में रंगमंच के सभी रूपों को बढ़ावा देना और लोगों को इसके मूल्य के बारे में जागरूक करना है। ये थिएटर समुदाय को बड़े पैमाने पर अपने काम के बारे में जागरूकता पैदा करने और लोगों के बीच थिएटर के महत्व से परिचित कराने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप भी थिएटर का आनंद अवश्य लेते होंगे और जहां भी आपको थिएटर यानी रंगमंच देखने का मौका मिले तो अवश्य शामिल हों, क्योंकि रंगमंच मानव के सभी पहलुओं को छूता है, मानव के सभी पहलुओं का दर्शन कराता है, समाज का दर्शन कराता है। तो इसी के साथ दोस्तों कि रंगमंच की दुनिया यूं ही आगे बढ़ता रहे और हम सभी अपना अपना किरदार निभाते रहें, खुशी और उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहें और हम सभी के जीवन में हास्य, परिहास्य, आमोद प्रमोद का रस सदैव यूं ही बना रहे। रंगमंच सदैव लोगों को यूं ही शिक्षित करता रहे, मनोरंजन करता रहे और एक बेहतर दुनिया बनाने को लेकर के सदैव प्रेरित करता रहे। कहता है जो कर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना, चश्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया नई है चेहरा पुराना, कहता है जो। तो इसी के साथ दोस्तों अब मुझे यानी अपने रेडियो साथी उदय शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM